हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर 5 स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सी। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रूलर्स के बारे में और समाज के बारे में अप टू 1000 सीई। स्टार्ट करेंगे हम वैदिक एज से और हम पढ़ेंगे इसको अप टू 1000 सी तक। शुरुआत करते हैं बिग क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि सोसाइटी और स्टेट किस तरीके से इसने खुद को ऑर्गेनाइज किया प्रायर टू 1000 सीई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सोसाइटी और स्टेट जो थे किस तरीके से इमर्ज हुए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में फैले। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो आइडियाज थे धर्मा के और चक्रवर्ती सम्राट के, इसने कैसे मदद की सोशल वैल्यूज और गवर्नेंस में यूनिटी लाने में। और इस क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है कि इन दोनों आइडियाज ने एक और आइडिया को प्रमोट किया जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वन पॉलिटिकल एंटिटी। इसका मतलब है कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट एक रूलर के अंडर रहेगा, ठीक है, वन अथॉरिटी विल बी देयर। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैसे सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑक्यूपेशनल ग्रुप ये धीरे धीरे समय के साथ बदले और ये कल्चरली एक साथ आए। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि इस चैप्टर के अंत तक जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे हम ये नोटिस करेंगे कि हमें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस पीरियड की, किस पीरियड की, फ्रॉम वैदिक एज टू 1000 सीई। ठीक है, और हमें काफी डिटेल और हमारी नॉलेज काफी रिच हो गई है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। फिर कह रहे कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेकंड मिलेनियम बीसीई से, यानी कि फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 2000 बीसीई हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज मीन्स यानी कि हमें रिटन इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई थी। तो जो सबसे पहला लिटरेरी सोर्स हमें मिला था और जो अर्लीस्ट था, सबसे पुराना, वो था ऋग्वेदा। ऋग्वेदा ने हमें गहरी समझ प्रदान की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और मॉरल डायमेंशंस ऑफ पास्ट के बारे में। इसका नतीजा ये हुआ कि हमें गहरी समझ मिल गई लोगों के सोशल और पॉलिटिकल सच्चाइयों के बारे में, आइडियाज के बारे में, विचारधाराएं, इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली। ठीक है, उसके बाद फैमिली के बाद आ जाता है इसमें सोसाइटीज, और जो उस टाइम की प्रैक्टिसेस थी जैसे कि रिचुअल्स, कस्टम्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, उसके बारे में हमें काफी अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहे कि हम शुरू करेंगे सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स के साथ जो ये लिटरेरी सोर्स डिस्क्राइब करता है, जैसे किन बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे जना और कुला भी कहा गया है। अब किन बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो सोसाइटी होती है इट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, यानी कि इसमें जो सब के सब लोग होंगे वो ब्लड रिलेशन से जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, उसे हम कहते हैं किन बेस्ड ब्लड, किन बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ज्यादातर इनको हम क्लैंस भी कहते थे। ठीक है, क्लैंस कहते थे, यहाँ ट्राइब्स कहते थे। उसके बाद कह रहे हैं कि यही हम अब ये पढ़ेंगे कि यही जो सोशो किन बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये धीरे धीरे इनमें विकास हुआ और ये बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स टेरिटरी बेस्ड पॉलिटिकल यूनिट्स बने, जैसे कि जनपदास और महाजनपदास। और इवेंचुअली यही महाजनपदास और जनपदास जो थे वो एम्पायर्स में तब्दील हो गए, जैसे मौर्य और गुप्ता एम्पायर जो नॉर्थ इंडिया में थे और चोला एम्पायर जो सदर्न इंडिया में था। इन बदलावों के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी थे, जैसे कि जिन एलिमेंट्स में बीच में ब्रेक नहीं हुआ, जो लगातार चलते रहे, जैसे कि पॉलिटिकल आइडिया ऑफ पैन इंडियन मोनार्क, कि पैन इंडियन मोनार्क का आइडियल क्या था, वो आइडियल एक्सप्रेस किया गया है रिचुअल प्रैक्टिसेस द्वारा, जैसे कि अश्वमेधा यज्ञ और कंसेप्ट ऑफ चक्रवर्ती सम्राट। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक सम्राट क्या करता है जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वो एक घोड़ा छोड़ता है। ठीक है, वो घोड़े के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करते हुए सैनिक भी चलते रहते हैं। अब अगर ये घोड़ा किसी और राजा की टेरिटरी में एंटर हो जाता है तो उस राजा के पास दो चॉइसेस है, यहाँ तो वो इस घोड़े को जाने दे, या तो वो इस घोड़े को रोक ले। अगर वो घोड़े को जाने देता है तो इसका मतलब ये होता था कि वो राजा, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, उसके उसके अंडर उसने सरेंडर कर लिया है, उसकी उसने सोवरेनिटी स्वीकार कर ली है।
और अगर उस राजा ने घोड़े को रोक लिया तब उस राजा को युद्ध करना पड़ता था घोड़े के मालिक के साथ, जो कि एक सम्राट होता था। ये है अश्वमेध यज्ञ। और चक्रवर्ती सम्राट वो सम्राट होता है जिसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर रखा है और उसकी अथॉरिटी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे चल रही है, उसे हम कहते थे चक्रवर्ती सम्राट। तो इंडियन हिस्ट्री में चक्रवर्ती सम्राट आपने नाम सुना होगा, अशोका द ग्रेट। ही वॉज ए रूलर फ्रॉम मौर्यन एम्पायर, इसने टाइटल लिया था चक्रवर्ती सम्राट का। और जो तीसरा एलिमेंट था कॉन्टिन्यूटी में वो था एंड्यूरिंग सोशो एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। सोशो एथिकल प्रिंसिपल्स यानी कि वैसे प्रिंसिपल्स, वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके तहत लोग सोसाइटी में रहा करते थे, सही या गलत की लोगों को समझ थी, वैसे प्रिंसिपल्स भी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आ जाते हैं। अब इस टाइमलाइन को समझते हैं। टाइमलाइन की शुरुआत है 2000 बीसीई से और ये यहाँ पर एंड है 1000 सीई तक, ठीक है। बीसीई और एंड है सीई में, कॉमन एरा में। तो 2000 बीसीई में जो हमारी पॉलिटी थी वो थी किन बेस्ड पॉलिटी, यानी कि क्लैंस थे हमारे, ट्राइब्स थे, ठीक है, विच वर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू ए कॉमन एंसेस्टर। फिर 800 बीसी में क्या हुआ, किन बेस्ड सोसाइटी जो थी इसका विकास हुआ, ये बन के जनपद और महाजनपद, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसके बाद 3000 बीसी आते आते ये महाजनपद और जनपद ये तब्दील हो गई लार्ज अंपायर्स में। तो इंडिया का फर्स्ट पैन इंडिया अंपायर जो था उसका नाम था मौर्यन अंपायर। उसके बाद 700 कॉमन एरा आते आते रीजनल एम्पायर्स इंडिया में बनना शुरू हो गए, जैसे चोला अंपायर, चेरा अंपायर, पांड्या अंपायर, सतवाहना। तो ये सब रीजनल अंपायर्स हैं, ठीक है। और जो रीजनल अंपायर्स इसको बोला गया है इंपीरियल पॉलिटिक्स ऑफ सदर्न इंडिया। यहाँ पर इंपीरियल पॉलिटी से मतलब है कि ये जो रीजनल एम्पायर्स थे सदर्न इंडिया के, इन्होंने काफी सालों तक, इनकी काफी जनरेशन्स ने काफी सालों तक रूल किया। 500 ईयर्स, 600 ईयर्स तक लगातार इन रीजनल एम्पायर्स ने रूल किया अपने अपने एरियाज पे। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है इंपीरियल पॉलिटिक्स ऑफ सदर्न इंडिया। फिर कहते हैं ये जो लंबा समय था, इस लंबे समय ने क्या विटनेस किया कि बहुत सारी डायनेस्टीज और रीजनल पावर जो थी वो राइज हुई और फिर वो फॉल हुई पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम गहरी समझ हासिल करेंगे स्टेट और सोसाइटी के ब्रॉड फीचर्स को, ठीक है। इस पीरियड में जो स्टेट और सोसाइटी थी फ्रॉम वैदिक एज टू 1000 सीई, इस पीरियड की सोसाइटी और स्टेट के ब्रॉड फीचर्स को समझेंगे एग्जांपल्स के जरिए, ठीक है। एग्जांपल्स कौन सी हम लेंगे इसमें कि जो हमारे रीजनल अंपायर्स थे, ठीक है, या किंगडम्स थे, उनकी एग्जांपल्स हम लेंगे कि उनमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, लोग कैसे रहते थे और राजा कैसे रूल किया करता था। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था, कब हुआ था और व्हाई डू यू थिंक इट मैटर्स, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसमें जो रहेगा वो हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड स्टेट, यानी कि हम प्राचीन भारतीय समाज और सोसाइटी को हम रूलर्स को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि एक सोसाइटी जो होती है वो बनती कैसे है, ठीक है। तो कहता है कि जब भी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहेंगे, कुछ सर्टन रूल्स और नॉर्म्स होंगे उस लार्ज ग्रुप में इवॉल्व होंगे धीरे धीरे, ताकि वो ऑर्डर और हार्मनी को मेंटेन कर सके। और यही रूल्स आगे चलकर अलग अलग सोशल ग्रुप्स को बाइंड करेंगे एक यूनिफाइड होल में, जिससे जिससे एक सिस्टम बन जाएगा जो हेल्प करेगा लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए, ठीक है। अभी अभी तक ये सोसाइटी हमें समझ में नहीं आया, अभी हमने इतना ही समझा कि सोसाइटी बनती कैसे है, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि प्राचीन समय से ही जो भारतीय समाज था वो धीरे धीरे उसमें बदलाव हुआ, जैसे कि कुछ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये बदलाव हुए उसमें। फिर कह रहे हैं कि इन सिस्टम्स को समझने से पहले हम ये एक्सप्लोर करते हैं एक फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन की सोसाइटी क्या होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। तो कहते हैं कि सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप है इंडिविजुअल्स के बीच में जो एक कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं, कल्चर और
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनमें होती है, उसे हम कहते हैं सोसाइटी। ठीक है, तो क्या होती है सोसाइटी? एक ऐसा सिस्टम होता है सोशल रिलेशनशिप का इंडिविजुअल्स के बीच में, जो एक कॉमन टेरिटरी, कल्चर और शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं सोसाइटी। अब सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, जैसे फैमिलीज होती हैं, ठीक है, उसमें हाउस होल्ड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि मैरिज के इंस्टीट्यूशंस हो गए, कुछ कस्टम्स होते हैं जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को और सोशल लाइफ में। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो सोसाइटी है ये रेगुलेट की जाती है कस्टम्स और प्रैक्टिसेस से, रेदर देन फॉर्मल लॉज। अगर हम इसको आसान तरीके से समझें कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमें कोई भी सोसाइटी में रिटन रूल्स या फॉर्मल लॉज कहीं पर लिखे हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, हम जो है सोसाइटी में रह रहे हैं, कुछ हमारी सोसाइटी के कस्टम्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं रेदर देन फॉर्मल लॉज। अब सोसाइटी की बात कह रहा है कि स्टेट क्या है। ठीक है, तो कहता है कि आपने प्रीवियस ग्रेड्स में थीम जो है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि स्टेट क्या होती है? एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके कुछ रूल्स एंड लॉज होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा। फिर कह रहा है कि ये इसमें इंक्लूड होता है वेल डिफाइंड राइट होते हैं और ड्यूटीज होते हैं रूलर्स की और सब्जेक्ट्स के। सब्जेक्ट्स यानी कि प्रजा के। ठीक है, स्टेट में जो होता है राइट्स होते हैं और ड्यूटीज होती हैं रूलर्स की और सब्जेक्ट्स की। एक मैकेनिज्म होता है गवर्नेंस का और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉ और ऑर्डर को एनफोर्स करते हैं। ठीक है, तो ये है स्टेट। फिर कह रहे हैं कि अगर हम ऐतिहासिक पॉइंट से इसको देखें तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम्स धीरे धीरे डेवलप हुआ। जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे वैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम जो थे ये धीरे धीरे डेवलप हुए। फिर कहते हैं कि जो अर्ली सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज जब हम पढ़ते हैं उन्हें, तो हिस्टोरियंस ने क्या अटेम्प्ट किया? हिस्टोरियंस ने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से गवर्नेंस के जो तरीके थे और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी यानी कि जो रूलर्स थे वो कैसे इवॉल्व हुए समय के साथ। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट और सोसाइटी का एवोल्यूशन भारत में कैसा हुआ। शुरुआत हम करेंगे वैदिक पीरियड के साथ। अब है द बिगिनिंग्स यानी कि शुरुआत। तो यहाँ पर एक मैन्युस्क्रिप्ट दिया गया है, उसकी पिक्चर है। ठीक है, तो इसकी टाइटल है द ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट एज रेंडर्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखे हुए जो टेक्स्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। देवनागरी जो हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है, वो है हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो कह रहे हैं कि जो वेदास है हमारे, ठीक है, वेदास हमारे सबसे पुराने सोर्स है जिसे कहा गया है कॉपस ऑफ इंडियन लिटरेचर। कॉपस का मीनिंग होता है कि एक कलेक्शन होता है रिटन टेक्स्ट का। ठीक है, या लिटरेचर्स का, उसे हम कहते हैं कॉर्पस। ठीक है, तो कलेक्शन है वेदास। ठीक है, इंडियन लिटरेचर का। तो कह रहे जो स्पेशली जो स्क्रिप्ट यूज करते थे हड़प्पन्स, तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला गया है, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं की गई है। डेसिफर का मीनिंग होता है उसको समझना, हम उसको डिकोड नहीं कर पाए कि उनकी जो स्क्रिप्ट थी, जो उनकी सील्स मिली थी हमें, उन पे जो उन्होंने लिखा था वो क्या लिखा था, वो हम अभी तक नहीं समझ पाए। लेकिन ऋग्वेदा के जो सोर्सेस हैं उनको हमने पढ़ा, उनको हम समझ पाए। फिर कह रहे हैं कि व्हाट वी नो टुडे, हम आज जो जानते हैं, जो वैदिक लिटरेचर है वो बहुत सालों पहले, बहुत सेंचुरीज पहले ओरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता था। यानी कि ऋग्वेद जो थे, जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय ओरली ट्रांसफॉर्म की जाती थी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, गुरुस होते थे गुरुकुल्स में, वो वेदास को अपने शिष्यों को ओरली सिखाया करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में इसे लिखा गया। ठीक है, फिर कह रहे कि हमने प्रीवियस ग्रेड्स में ये पढ़ा था कि जो ऋग्वेदा की डेट्स है कि ये कब लिखे गए थे, उस पे आज भी हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट है। ठीक है, तो एक एस्टिमेट के मुताबिक ऋग्वेद लिखे गए थे 5th मिलेनियम बीसीई और 2nd मिलेनियम बीसीई में, यानी कि पीरियड ऑफ बिटवीन 5000 बीसीई टू 2000 बीसीई। इस दौरान ऋग्वेदास जो थे वो, या फिर जो वेदास थे वो लिखे गए थे। उससे पहले दे एग्जिस्टेड इन ओरल फॉर्म।
ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब ऋग वेदास हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऋग वेदास हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें अ, अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऋग वेदस कहाँ पर कंपोज किए गए थे। तो ऋग वेदस कंपोज किए गए थे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ठीक। अगर ये इंडिया है सपोज, तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट ये रहा जहां पर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला गया, ठीक है। तो इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन फ्लरिश करती थी, वहां पर ऋग वेदास लिखे गए, कंपोज किए गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इंटरेस्टिंगली ऋग्वेदा और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, दे वर फेमिलियर विद कॉपर। उस टाइम पर आयरन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी, किसी को आयरन के बारे में नहीं पता था। जो मेटल यूज किया करते थे वो था कॉपर, और ऋग्वेदा भी मेंशन करता है कि कॉपर का इस्तेमाल किया जाता। दो ऋग्वेदा ने कॉपर वर्ड नहीं यूज किया, कुछ और वर्ड यूज किया, बट हिस्टोरियंस अंडरस्टूड करते हैं कि वो वर्ड इट वाज यूज्ड फॉर कॉपर। चलते हैं आगे। अब है यहाँ पर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि वेदास के जो 4 प्रकार हैं वो कौन से। सबसे पहला है ऋग्वेदा जो कि अर्लीस्ट है, उसके बाद है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। एक एक करके देखते हैं एक ब्रीफ में कि ये किन बारे में है, ठीक है। तो ऋग्वेदा जो है वो अर्लीस्ट वेदा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पोइटिक कंपोजिशंस हैं और 1028 हिम्स हैं इसमें, ठीक है। और हिम्स को सुक्तास भी बोला गया, यानी कि इसमें मंत्रास दिए गए हैं। कुछ जो है वो डाइटीज की प्रेज में है और कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं यूनिवर्सल थॉट को, जैसे कि क्रिएशन कैसे होता है, एंड कैसे होता है, बर्थ कैसे है और डेथ क्या है, ठीक है। तो इनमें हिम्स जो है ये इन चीजों के बारे में इसमें दिया गया है। दूसरा है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा बता रहा है कि यजनास को कैसे परफॉर्म किया जाए, और जो हिम्स है ऋग्वेदा में उनका इस्तेमाल यजनास में कैसे किया जाए। और इसमें जो ज्यादातर है एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है, किसकी, जो हिम्स है ऋग्वेदा में उसकी एक्सप्लेनेशंस इसमें दी हुई है। फिर है सामावेद। सामावेद में हिम्स हैं जो लिए गए हैं ऋग्वेदा से और बहुत ही केयरफुली वो अरेंज किए गए हैं फॉर म्यूजिकल रिसाइटेशन, यानी कि मंत्रास को म्यूजिक की फॉर्म है, यानी कि इसमें बहुत सारे आप कह लीजिए कि डाइटीज के लिए जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं वो हैं, ठीक है। और इनकी जो चैंटिंग की जाती है बार बार, ठीक है, चैंट चैंट करते हैं इन मंत्रास को इन म्यूजिकल फॉर्म में। और ये एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है फॉर द सिस्टम ऑफ 7 स्वराज, जो हम 7 स्वर पढ़ते हैं संगीत में, सारे गामा पाधा निसा, ठीक है। दैट लाइज इन द एट द हार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। तो वो स्वर जो है वो इंपॉर्टेंट फाउंडेशन किस में दिया गया है, सामवेद में दिया गया। उसके बाद जो फोर्थ वेद है वो है अथर्ववेद। इसमें बहुत सारे हिम्स दिए गए हैं। कुछ हिम्स जो हैं वो बुरी शक्तियों को भगाने के लिए दिए गए हैं, और कुछ हिम्स जो हैं यानी कि जो कुछ सुक्तास हैं वो दिए गए हैं कि फिजिकल और जो मेंटल एलिमेंट्स होती हैं उनको कैसे ट्रीट किया, यानी कि जो मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं और जो फिजिकल कुछ बीमारियां लग जाती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हिम्स दिए गए हैं अथर्ववेद में। अब कह रहे हैं कि जो हर एक टेक्स्ट है वेदा का, ठीक है, हर एक टेक्स्ट वेदा का जो है उसके 4 पार्ट है, ठीक है। अगर कोई श्लोक है वेदा में, कोई हिम्न है, उसके 4 पार्ट होंगे, ठीक है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है संहिता, दूसरा है ब्राह्मणा, तीसरा है आर्यांका और चौथा है उपनिषद। तो ये भी हम देख लेते हैं ब्रीफ में क्या है। तो जो संहिता पार्ट है ऋग्वेदा टेक्स्ट का, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हिम्स है वो यूज किए जाते हैं एक डाइटी को इन्वोक करने के लिए, यानी डाइटी की पूजा करने के लिए। और जो ऑफरिंग्स डाइटिंग को दिए जाते हैं, जो यज्ञ में ऑफरिंग्स की जाती हैं, ठीक है, यज्ञ यानी कि जो यज्ञ में ऑफरिंग्स की जाती हैं उसके बारे में दिया गया संहिता उसमें। उसके बाद दूसरा है ब्राह्मणा। अब ब्राह्मणा जो है एक कंपोज के एक प्रोज के फॉर्म में कंपोज की गई है। प्रोज यानी कि एक उसमें पैराग्राफ के फॉर्म में है, इसमें कोई भी हिम्स या मंत्रास नहीं है, इसमें पैराग्राफ की फॉर्म में है। जो रिचुअल्स की जो एक्सप्लेनेशन है इसमें वो दी गई है कि रिचुअल्स को कैसे एक्सप्लेन की कैसे किया जाए। फिर है आर्यंकास। आर्यंकास में ये जो वर्ड है अरण्य, इसका मीनिंग होता है फॉरेस्ट। तो ये कहता है कि
The Aryankas expand on philosophical speculations of sages living in forest. Philosophical speculations यानी कि जो sages होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो जंगलों में जाकर रहा करते थे, ठीक है, समाज से दूर चले जाते थे, फैमिली को छोड़ देते थे, ठीक है, और वो वहां पर फॉर फाइंडिंग द ट्रूथ, फॉर फाइंडिंग सेल्फ, वहां पर जाके वो तपस्या किया करते थे, और जो भी वो वहां पर जानकारी उन्होंने हासिल की वो लोगों के साथ शेयर किया करते थे, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद। अब उपनिषद में क्या दिया गया, ये इन इश्यूज को एड्रेस करता है, जैसे कि सेल्फ आत्मन क्या है, ठीक है, अल्टीमेट यूनिवर्सल बीइंग क्या है, ये दिया गया है उपनिषद में, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज ही याद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है, नोट कीजिए कि जो ब्राह्मण कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्राह्मणा आर टेक्स्ट एंड ब्राह्मणा एंड ब्राह्मण्स इज अ वर्ना कैटेगरी, ठीक है। ब्राह्मण जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मण, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। ब्राह्मणास जो है वो टेक्स्ट है, ठीक है। ईच टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा की जो 4 टेक्स्ट है उसमें एक है ब्राह्मणा, और जो ब्राह्मणास और ब्राह्मीन्स है ये एक वर्णा कैटेगरी, ये भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वर्णा जाति सिस्टम। उसके बाद कह रहे हैं जो वैदिक टेक्स्ट थे ये हिस्टोरियंस इनका इस्तेमाल किया करते थे, और दूसरे जो विद्वान थे वो भी इस्तेमाल करते थे। क्यों इस्तेमाल करते थे? पहला ये तो ये जानने के लिए इस्तेमाल करते थे कि पुराना समय जो था जब ऋग्वेदा कंपोज किया गया, वो समय और उस समय की जो ज्योग्राफी थी, भूगोल था, वो कैसा था। एक तो ये जानने के लिए हिस्टोरियंस वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि जो अर्लीस्ट सेक्शन ऑफ ऋग्वेदा था वो कंपोज किया गया था सप्त सिंधा रीजन में। हमने अभी ऊपर देखा सप्त सिंधा यानी कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। यहाँ से ये पता चला हिस्टोरियंस को कि ऋग्वेदा ज्योग्राफी पता चली कि सप्त सिंधा जो सिंधु जो एरिया था वहां कंपोज किया गया, और वहां पर क्या है ज्योग्राफी, वहां पर इंदस रिवर है और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है और सरस्वती रिवर है। और दूसरा वैदिक टेक्स्ट इसलिए भी हिस्टोरियंस और स्कॉलर स्टडी करते हैं ताकि वो गहरी समझ हासिल कर सकें लोगों की जिंदगी के बारे में, उनका सोशल स्ट्रक्चर यानी कि उनका जो मैरिज लाइफ, मैरिज के बारे में, ठीक है, उनकी फैमिलीज के बारे में, सोसाइटी के बारे में समझने के लिए, और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए कि किस तरीके से रूलर्स जो थे वो शासन किया करते थे, इकोनॉमी समझने के लिए, और लोगों की जो रिलीजियस प्रैक्टिस हुआ करती थी उसको समझने के लिए हिस्टोरियन वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं। और फिर कह रहे हैं कि सबसे पुराना टेक्स्ट होने के नाते, ठीक है, ऋग्वेदा जो है सबसे पुराना टेक्स्ट है, और ये कॉन्टिन्यूटी है इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस की, ठीक है, मीन्स कहीं पर भी कल्चरल प्रैक्टिसेस में ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है, और इसीलिए जो वैदिक टेक्स्ट है इसको कहा गया है फाउंडेशनल टू इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो यहाँ से बहुत आराम से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है यहाँ से कि वाई हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स यूज वैदिक टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसमें 2 तरीके, 2 इसमें दिए गए हैं रीजन। एक तो वो उस समय की ज्योग्राफी को जानने के लिए, ठीक है, और वो समय कैसा था वो जानने के लिए, ठीक है, और दूसरा कि लोगों की लाइफ जिंदगी के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक परस्यूट, रिलीजियस प्रैक्टिस को जानने के लिए हिस्टोरियंस पढ़ते थे। और दूसरा शॉर्ट आंसर यहाँ से ये बन सकता है कि वाई वैदिक टेक्स्ट आर रिगार्डेड एज फाउंडेशनल टू इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो उसमें आप ये सारा पैराग्राफ में यहाँ से लेकर इसका आंसर लिख सकते हो, वैदिक यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। चलते आगे। अब हम इसमें समझने वाले हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन वैदिक पीरियड। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस कैसे थे, ठीक है, कि कौन कौन से वहां पर ग्रुप्स थे, क्लैंस थे, ट्राइब्स थे, वो हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो कह रहे कि जैसे हमने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा कि जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, यानी कि जब वैदिक एज शुरू हुआ उस समय जो सोसाइटी थी वो ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। कैसे संगठित थी वो क्लैंस और जनास में संगठित थी, जिसे किन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया, ठीक है। ये जो ग्रुप थे ये बाउंड थे बाय किनशिप टाइज, यानी कि ब्लड रिलेशन था इनमें, क्लैंस में, और इनका एंसेस्टर कॉमन हुआ करता था। शादियां भी एक ही क्लैन में किया करते थे, बाहर किसी के साथ टाइस नहीं थी दूसरे क्लैंस के साथ, अपने क्लैंस के साथ ही सबका रिलेशन था। और ऋग्वेदा जो है वो 30 ऐसे जनास यानी कि 30 ऐसे क्लैंस का वो मेंशन करता है। उसमें से 5 क्लैन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, मैं नाम पढ़ देता हूँ। यादु, दुर्वाशा, पुरु, अनु और ध्रुयु, ये 5 क्लैन दिए गए हैं आउट ऑफ 30 जनास या 30 क्लैंस में से, और इनको पांचों को बोला गया है पंचा जना, और ये थे
आर्यंस, ठीक है, ये आर्यन क्लैंस थे, आर्यन ट्राइब्स थी ये, जिन्हें बोला गया है पंचाजन। तो इनके नाम आप याद रख लेना, ये भी एमसीक्यू बन सकता है इसमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हमने देख लिया कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या थे, क्लैंस थे या जनास थे, ठीक है। अब क्या है कि इस समय में जो क्लैन का हेड हुआ करता था, जो चीफ हुआ करता था, उसको कहा जाता था राजा। और उस राजा का क्या फंक्शन था, जो क्लैन का हेड या चीफ था, वो अपने ग्रुप को या अपने क्लैन को वो लीड करता था वारफेयर में, और इंश्योर करता था उनके जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थे, क्लैन थे, उनके प्रोटेक्शन को इंश्योर करता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली राजा ही लीड करेगा वार में, क्लैन में इतने सारे मेंबर्स नहीं होते हैं, छोटा ही होता है क्लैन, ठीक है। तो कहते हैं जो वैदिक टेक्स्ट है, पर्टिकुलरली ऋग्वेदा और अथर्ववेदा, वो रेफर करता है थ्री असेंबलीज को, ठीक है। असेंबली क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है असेंबली, विच कम टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर कॉज या फिर फॉर ए कॉमन कॉज, उसे हम कहते हैं असेंबली, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल्स में असेंबलीज होती है, असेंबली क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कॉज के लिए ग्राउंड में जाते हैं, क्या करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं, ठीक है। तो असेंबली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, उसे कहते हैं असेंबली। तो अब ये असेंबली का नाम क्या है, एक है सभा, एक है समिति और एक है विधाता। इन तीनों असेंबलीज के अलग अलग फंक्शंस हैं, वो भी हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन थे इन असेंबलीज के। तो जो सभा थी, ये एक स्मॉलर बॉडी थी, प्राइमरीली क्या था इसमें, ये सर्व करते थे लोगों को जस्टिस, यानी कि जुडिशियल फंक्शन था इसका, ठीक है। और ये किससे बनाई जाती थी सभा, इसमें जो इलीट्स होते थे, ठीक है, जो राजा के खास लोग होते थे, इलीट्स होते थे, ठीक है, वो सभा को फॉर्म करते थे और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते थे। दूसरी है समिति। समिति जो है ये सभा से बड़ी बॉडी थी, और ये प्राइमरीली फोकस करती थी किस पे, पॉलिसीज पे, डिसीजन मेकिंग में और पॉलिटिकल अफेयर्स में। और इसमें कौन कौन ज्वाइन कर सकता था, तो काफी ज्यादा ब्रॉडर ग्रुप ऑफ पीपल, ज्यादा पॉपुलेशन जो थी इसमें क्लैंस की, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी एज कम्पेयर टू सभा। उसके बाद जो तीसरी असेंबली मेंशन की थी ऋग्वेदा अथर्ववेदा ने, वो है विधाता। अब विधाता क्या है, एक पॉपुलर गैदरिंग है अटेंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब यहाँ पर कम्युनिटी के मेंबर्स इसको अटेंड करते थे, और इसका फंक्शन क्या था कि ये डिस्कशन करते थे वॉरफेयर पे और दूसरे राजनीतिक मसलों पे, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे बड़ी असेंबली कौन सी थी, वो थी विधाता, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप दिया हुआ है, ठीक है। ये मैप क्या है, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में एक आयरन फाइंडिंग्स जो थी वो कहाँ कहाँ पर थी, यानी कि 1000 बीसीई, ठीक है, 1000 बीसीई, 2000 1000 बीसीई तक जो थी आयरन फाइंडिंग, यानी कि आयरन कहाँ कहाँ पर पाया गया था भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे से रेड ट्राइंगल का मीनिंग है मेगालिथिक साइट्स। मेगालिथिक यानी कि लिथ होता है पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थर जो थे वो कहाँ पर रूलर्स ने वहां पर गड़ाए थे, उन पे कुछ इंस्क्रिप्शन, उनसे कुछ एनग्रेविंग्स करवा के। और यहाँ पर ब्लैक डॉट का मीनिंग है कि आयरन अर्ली पीरियड में, वैदिक एज में कहाँ कहाँ मिला था, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो कह रहे हैं कि अगर आप इस मैप को विजुलाइज करो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सबसे ज्यादा सेटलमेंट्स थी, यानी कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ रह रहे थे, वो रह रहे थे गंगा रीजन में, ठीक है। और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स इस रीजन में जो पाई गई हैं फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में, वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करती हैं कि यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल किया जाता था, और बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ग्रेन्स लोग खाया करते थे। और यहाँ पर जो पॉटरी मिली गई है वो मिली गई है PGW, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। पॉटरी पे पेंटिंग की जाती थी, वैसी पॉटरीज मिली है। कब, फर्स्ट मिलेनियम बीसी में। फिर कह रहा है जो सेकंड हाफ था फर्स्ट मिलेनियम बीसीई का, पर्टिकुलरली गंगा के जो मिडिल रीजन्स थे, जो प्रेजेंट डे प्रयागराज है और एक्सटेंड होते हैं ईस्टर्न बिहार तक, वहां पर हमें क्या एविडेंस मिले हैं कि वहां पर एक रिफाइंड डीलक्स वेयर मींस और ज्यादा पॉलिश्ड हमें बर्तन मिले हैं, जिसे बोला गया है NBPW, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। अब इसकी क्या खासियत है कि इसमें
इसकी जो सरफेस होती है बहुत स्मूथ थी और ग्लॉसी ब्लैक सरफेस था, यानी कि ग्लॉसी ब्लैक इस पे पेंट किया गया था। ठीक है, ये हमें मिली है मिडल फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में। ठीक है, सेकंड हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में मिली है। तो कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकली ये जो फेस था, ठीक है, ये मार्क करता है कि बहुत सारे रिचर और मोर एडवांस्ड मटेरियल कल्चर की वहां पर डेवलपमेंट हुई थी। कहाँ पर? जो गंगा रिवर के आसपास के जो एरियाज थे वैदिक काल के। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इस पीरियड के लिटरेरी सोर्सेज से हमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी एक्सपैंड हुई थी और जो ग्रेन आउटपुट था वो भी इंक्रीज हुआ था और क्रॉप वैरायटी भी काफ़ी सारी थी, पर्टिकुलरली पैडी पैडी यानी कि राइस, और आयरन के हमें इम्प्लीमेंट्स भी मिले। अब देखो, अब यहाँ पर क्यों पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ? क्योंकि ये एक तो गंगा एरिया था और गंगा के आसपास के क्षेत्र काफी फर्टाइल एरिया माने जाते हैं, तो वहां पर लोगों ने जंगल काटना शुरू कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की जा सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। ठीक है, कि जो पुराने प्राचीन किंगडम्स थे और जो रिपब्लिक्स थे वो कैसे थे। ठीक है, अब इसमें हमने जो भी टाइम पीरियड पढ़ना है वो हमने पढ़ना है लेटर वैदिक एज का। ऊपर हमने जो भी पढ़ा वो था अर्ली वैदिक एज, इसमें हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज। और लेटर वैदिक एज की शुरुआत है 10,000 बीसीई से लेके 600 बीसीई तक। अब एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जो हमने अर्ली वैदिक एज पढ़ी वहां पर क्या पढ़ा हमने? क्लैंस के बारे में। ठीक है, वहां पर हमने कोई भी किंगडम नहीं पढ़ा, कोई भी एम्पायर नहीं पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज, इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम्स के बारे में, जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो कहता है कि विद पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ा, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वैदिक सोसाइटी की वो इवॉल्व हुई टेरिटोरियल एंटिटीज में, जिसे कहा गया जनपद। ठीक है, एवोल्यूशन हुआ क्लैंस का, वो बने जनपद। अब कह रहे हैं कि जनपद का मीनिंग क्या है? जनपद का मीनिंग है कि वेयर पीपल फर्स्ट सेट इट्स फीट, इंडिकेटिंग a transition from kinship based identity to territorial आइडेंटिटी। तो जनपद का मीनिंग क्या है? जहां पर लोगों ने पहले कदम रखा, और वो ये इंडिकेट करता है कि किनशिप यानी कि जो कॉमन एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी थी उससे वो बन गए टेरिटोरियल आइडेंटिटी में। अब क्लैन उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रह गया? टेरिटरी। तो अब ये ट्रांजिशन कब हुई? ये ट्रांजिशन हुई अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 10,000 बीसीई टू 600 बीसीई। इसी पीरियड को कहा गया है लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो इस पीरियड में ये ट्रांजिशन हुई। कह रहे कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो लोग थे ये सिर्फ किनशिप टाइज के बेसिस पे नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि एक और टाई था जो था सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू लैंड। ठीक है, मींस अब ये इनके लिए टेरिटरी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो कि इनको एक मजबूत सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रदान करने लगा। फिर कह रहे कि कुछ विद्वान उनका ये भी मत है कि ये जो ट्रांजिशन था, ठीक है, ये ट्रांजिशन हुआ है कि कंसोलिडेशन ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम वैदिक जनास। कंसोलिडेशन मींस बहुत सारे जो वैदिक जन थे, जो क्लैन थे, वो एक साथ जुड़ गए। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कंसोलिडेशन। तो तब जब जनास एक साथ जुड़ गए तो वो बन गया जनपद। तो जब बहुत सारे क्लैंस यहाँ की जनास जनपद में बने तो नेचुरली क्या इवॉल्व होगा? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इवॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सारे क्लैंस को अगर चलाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हमारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इसने एक मोर कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी जन्म दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो पीरियड था फ्रॉम 600 बीसीई टू 300 सीई, ठीक है, इसने क्या विटनेस किया कि बहुत सारे नए पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो थे, जो कि मेंशन किए गए हैं उस समय के जो टेक्स्ट थे, जैसे उनको बोला गया महाजनपद, आज जो बिगर पॉलिटिकल यूनिट्स थे जनपद से भी बड़े। ठीक है, तो जनपद कब बनना शुरू हुए हमारे? फ्रॉम द पीरियड ऑफ 6000 बीसीई से नीचे नीचे जो पीरियड था यहाँ पर हमारे महाजनपद बनना शुरू हुए। ठीक है, हमारे वैदिक एज में क्या था? क्लैंस थे। वैदिक एज यानी कि 1500 सीई से लेकर बीसीई से लेकर 1000 बीसीई तक, इसमें हमारे क्लैंस थे। ठीक है, ये था हमारा अर्ली वैदिक एज। फिर हमने देखा लेटर वैदिक एज,
जो शुरू होता है 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक। इसमें क्या डेवलप हुआ, इसमें हमारे क्लैंस जो थे वो जनपद में डेवलप हुए। उसके बाद हमारा पीरियड आता है 600 BCE से लेकर 300 BCE तक, ठीक है, 300 CE तक। इस पीरियड को बोला गया पोस्ट वैदिक एज। इस एज में क्या हुआ, हमारे महाजनपद बने और अंपायर्स बने, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस समय के जो हिस्टोरिकल सोर्सेस थे, यानी कि जो समय था 600 BCE से लेकर 300 CE तक, ये बताता है कि 16 महाजनपद एग्जिस्ट करती थी उस समय। और उन 16 जनपद में से मगधा एक महाजनपद थी, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड है। आज आज तो ये महाजनपद नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन बता रखी है, प्रेजेंट डे बिहार में है। ये धीरे धीरे सबसे पावरफुल बन गई। कौन सी महाजनपद, मगधा, ठीक है। क्यों पावरफुल बनी मगधा, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इसकी, क्या थी कि इसके आसपास बहुत सारी रिवर्स फ्लो किया करती थी, माउंटेन्स थे। दूसरा, इसके पास फर्टाइल प्लेन्स था और स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, जिसकी वजह से ये एक्सपैंड हुआ, ठीक है। और इसने अपना कंट्रोल जो था वो नेबरिंग रीजन्स तक फैला दिया, ठीक है। अब इस मैप में हमें महाजनपद दे रखी है, ठीक है। तो आप देखिए मोस्टली जो महाजनपद हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड नियर गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ही ज्यादा हमारा वैदिक कल्चर जो था ये डेवलप हुआ, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर नाम दे रखे हैं आपको 16 महाजनपद के, आपको इनके नाम याद रखने हैं। तो सबसे पावरफुल कौन सी थी इसमें, मगधा, ठीक है। फिर कह रहे कि अब ये जो एक्सपेंशन हुआ मगधा का, मगधा महाजनपद का जो एक्सपेंशन हुआ नेबरिंग रीजन्स में, इस एक्सपेंशन ने इवेंचुअली क्या कर दिया, एक अंपायर को जन्म दिया, जिसका नाम था मौर्यन अंपायर, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल अंपायर बना, ठीक है। और इसका फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्या था कि एक और सिग्निफिकेंट जो विकास हुआ इस पीरियड में, वो ये था कि वैदिक कल्चर जो गंगा प्लेन्स में था वो एक्सपेंशन हुआ उसका, यानी कि उसका और ज्यादा विकास हुआ। तो कह रहे कि जो अर्ली वैदिक कल्चर था वो ज्यादातर कहाँ पर सीमित था, वो सीमित था नॉर्थ वेस्ट रीजन्स तक ही, जो थी हमारी इंदस और सरस्वती रिवर्स के आसपास। लेकिन लेटर वैदिक पेज में, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक, ठीक है, यह लेटर वैदिक एज। इस लेटर वैदिक एज में जो वैदिक काल था, वो वैदिक कल्चर था, वो गंगा प्लेन्स के आसपास भी फैला और एक मेन सेंटर ऑफ कल्चर गंगा प्लेन्स के आसपास फ्लरिश हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि इस रीजन ने विटनेस किए बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि वहां पर जनपद बने, फिर महाजनपद बने, फिर महाजनपद से एम्पायर बने, तो ये सब सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस वहां पर देखने को मिले हमें, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब ये चेंजेस में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, क्योंकि वहां पर जंगलों की कटाई की, पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, और वहां पर जंगलों की कटाई की गई ताकि एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जाए। और बड़े बड़े लार्जर पॉलिटिकल यूनिट्स बने, जैसे जनपद से महाजनपद बने, ठीक है। फिर कह रहे कि हाउ एवर, लेकिन ये जो समय था, दिस वाज आल्सो टाइम जो इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो इवॉल्व हुआ टू इंक्लूड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और अलग तरीके की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व हो गई। अभी तक हमने कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, हमने क्लैन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जनपद पढ़ा, फिर महाजनपद पढ़ा। अब इसमें भी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऐड हो गई, और वो कौन सी थी, वो थी एक मोनार्कियल स्टेट और दूसरी थी रिपब्लिकन स्टेट्स। अब महाजनपद में भी दो टाइप की पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक थी मोनार्की और दूसरी थी रिपब्लिक। मोनार्की को बोला गया है राज्यास, जहां पर राजा का शासन है, ठीक है। और रिपब्लिक्स को बोला गया है गानास और संघास, इसको कलेक्टिवली गाना संघा भी कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, मैं ये आपको बताता हूँ। मोनार्कियल स्टेट का मीनिंग है कि वहां पर राजा की अल्टीमेट अथॉरिटी है, ठीक है। राजा को एडवाइस कर सकते हैं मिनिस्टर्स, लेकिन राजा ही डिसीजन लेगा, और राजा की जो पोस्ट होगी वो होगी हेरिडिटरी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन जो रिपब्लिकन स्टेट्स थी वहां पर राजा जो था वो एडवाइस पे काम करता था, राजा अपनी मनमर्जी नहीं करता था, और राजा को रिमूव कर सकते थे लोग रिपब्लिकन स्टेट्स में, ठीक है।
तो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जो मोनार्किक स्टेट था उसकी एग्जांपल है मगधा। मगधा महाजनपद वाज मोनार्किक। फिर कह रहे हैं कि वहीं सदर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली डेक्कन इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, तो डेक्कन इंडिया बोला गया है इस पार्ट को, ठीक है, इस पोर्शन को बोला गया है डेक्कन इंडिया, महाराष्ट्र से नीचे नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर मौर्यन अंपायर को सक्सीड किया सतवाहनास ने, ठीक है। मौर्यन अंपायर, इसकी शुरुआत कब हुई थी, हमने टाइमलाइन में देखा था 300 बीसीई में मौर्यन अंपायर शुरुआत हुई थी। तो मौर्यन अंपायर एक पैन इंडिया अंपायर था। तो जैसे जैसे मौर्यन अंपायर के रूलर्स वीक होते गए, तो डेक्कन इंडिया में इसको सक्सीड किया सतवाहना से, जिन्होंने 500 ईयर्स तक रूल किया, और इसी को बोला गया है रीजनल पॉलिटीज, इंपीरियल पॉलिटीज ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। तो सतवाहनास वर ब्राह्मण्स। और अगर हम दक्कन प्लेट्यू से फर्दर साउथ चले जाएं, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के हिस्सों से फर्दर साउथ चले जाएं, यानी कि केरला वाली साइड और तमिलनाडु वाली साइड चले जाएं, तो वहां पर भी रीजनल पॉलिटिक्स हमको देखने को मिली है, ठीक है। जैसे कि केरला वाली साइड हमें देखने को मिला था चेरा अंपायर, ठीक है, और तमिलनाडु में हमारा था पांड्यास अंपायर, और थोड़ा सा तमिलनाडु के नॉर्थ वाली साइड में था चोलास, ठीक है। तो इनको तीनों को बोला गया है, अलग अलग नामों से इनको बुलाया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं अलग अलग नाम कौन से थे और ये कहां पर लोकेट थे। तो जो चोलास हैं ये लोकेट है लोअर कावेरी रिवर वैली में, ठीक है। ये है हमारा पेनिसुलर इंडिया, कावेरी रिवर यहाँ से निकलती है कर्नाटका से, जाती है तमिलनाडु में। तो ये है नीचे वाला हिस्सा है लोअर कावेरी वैली, ठीक है। तो यहाँ पर थे हमारे चोलास, ठीक है। और पांड्यास जो थे वो थे ताम्रपानी और वैगई रिवर्स के आसपास, ठीक है। पांड्यास भी यहीं पर थे, चोला से थोड़ा सा नीचे ये था, यहाँ पर पांड्यास का रूल था। और थे दूसरे चेरास, जिसे बोला गया है केरला पुत्रास, जो कि नॉर्थ साइड में इनको बोला गया है, तमिलनाडु के नॉर्थ हिस्सों में चेरास को बोला गया है सत्यापुत्रास, और केरला में बोला गया है इनको केरला पुत्रास, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिक्स थी इनका भी मेंशन है अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे, ठीक है, क्योंकि ये कंटेम्पररी थे उनके। जब जब मौर्यन एम्पायर वीक होता गया तो सतवाहनास रीजनल पावर बने, ठीक है। पांड्यास, चेलास और चोलास ये भी थे उस टाइम पे, इनको नहीं जीत पाए थे मौर्यंस, ठीक है। अब लेट्स रिकॉल में कह रहे हैं कि ये जो तीनों किंगडम्स हमने पढ़े थे प्रीवियस ग्रेड में 7th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें दिए गए हैं, तो इनके कुछ अपने अपने एम्बलम्स भी थे, एम्बलम्स यानी कि अपने सिंबल्स भी थे इनके, ठीक है। तो जो चोलास थे इनका सिंबल था बो, ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है बो, ये इनका सिंबल था, ठीक है। इसमें तीर रखकर चलाते हैं, बट तीर नहीं था इसमें, सिंपल बो था इनका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एरो नहीं दिया गया, सिर्फ बो बोला गया। तो चेरास का सिंबल था बो, और चेरास कहाँ पर थे, केरला के रूलर्स थे, ठीक है। दूसरा जो हमारे रीजनल एम्पायर्स थे सदर्न इंडिया के, यहाँ या फिर पेनिसुला इंडिया का, वो था पांड्यास, ठीक है। तो पांड्यास का सिंबल था फिश, ठीक है। तो उसको आप ऐसे याद रख लो कि हार्दिक पांड्या को फिश बहुत पसंद है, ठीक है। हार्दिक पांड्या से क्रिकेटर, तो आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, हार्दिक पांड्या लाइक्स फिश, तो पांड्यास का सिंबल हो गया फिश। और जो तीसरा था वो थे चोलास, ठीक है। तो चोलास कहाँ पर थे हमारे, ये थे हमारे, ये भी कावेरी वैली के आसपास। तो इनका एम्बलम था टाइगर, ठीक है। तो दिस वाज द सिंबल ऑफ दीज 3 किंगडम्स। तो अब ये जो 3 किंगडम्स थे, ठीक है, इनके बारे में एक तो हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन से पता चला, और दूसरा और ज्यादा जानकारी हमें इनके बारे में मिली है संगम लिटरेचर से, ठीक है। तो संगम लिटरेचर क्या है, ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है, ठीक है। इसके जरिए हमें और ज्यादा जानकारी इनके बारे में मिली है। और ये जो लिखे गए हैं बिटवीन 300 बीसीई से लेकर 300 सीई के बिटवीन इनका डेवलपमेंट हुआ संगम लिटरेचर का, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो 3 किंगडम्स थे, चेरा, चोला और पांड्या के रूलर्स को, इनको बोला गया है 3 क्राउन्ड किंग्स ऑफ वेदनार ऑफ तमलिकम, ठीक है। एंड किंगडम, इनका जो किंगडम था ये फ्लरिश हुआ, बहुत ज्यादा फला फूला, क्योंकि वहां पर जो रिवर्स थे, कावेरी रिवर्स थी, ठीक है, वैगई रिवर्स थी, वो फर्टाइल रीजन से वहां पर राइस अच्छे से ग्रो होता था, ठीक है। और कहता है कि जो संगम लिटरेचर में पॉइंट्स दी गई हैं, ठीक है, संगम पॉइंट्स दी गई हैं, वो डिस्क्राइब करता है बहुत बहादुर और एम्बिशियस किंग्स के बारे में, जिसमें उसने वर्णन किया है एक चेरा रूलर का, जिसने टाइटल
खुद को दिया था वो था अधिराजा। अधिराजा होता है राजाओं का राजा। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे राजाओं को हराया था, ठीक है, इसलिए इसने टाइटल लिया अधिराजा। अब कह रहे हैं कि अब जो संगम पोइम्स है, संगम लिटरेचर में वो ये भी मेंशन करती हैं कि वैदिक यजनास जो होते थे, यानी कि जो यज्ञ किया करते थे, और जो लिंक थे एपिक ट्रेडिशंस के साथ, उसका भी इसमें मेंशन है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हाउ लेके ये जो अर्ली किंगडम्स थे, ठीक है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अर्ली किंगडम्स को, कि उसके बाद जो लेटर इंपीरियल चोला चेला पांड्या किंगडम इमर्ज हुए बहुत सेंचुरी से लेटर, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, कॉमन एरा में भी ये इमर्ज हुए, ठीक है, वो थे इंपीरियल चोलास, ठीक है। उससे पहले इंपीरियल चोलास चेरास या पांड्यास नहीं थे, ठीक है। तो हमें इनके साथ कंफ्यूज नहीं करना है इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ द किंग। इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ आपको समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।